स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि 2024 कमोडिटी मार्केट के लिए, नॉन एग्री मार्केट के लिए कैसा रहा है। वो रिटर्न आपको दिखा देते हैं कि किस तरह की तेजी सोने और चांदी में इस साल दिखी है। 2024 के रिटर्न की बात करें तो घरेलू बाजार में यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती हुई थी 9% की, इस वजह से कॉमेक्स से कम रिटर्न यहां पर दिखा है। उसके बाद भी एमसीएक्स गोल्ड ने 22%, तो एमसीएक्स सिल्वर ने 2024 में 23% का जोरदार रिटर्न दिया है। कॉमेक्स गोल्ड की बात करें तो 25% से ज्यादा, कॉमेक्स सिल्वर ने 22% से ज्यादा का रिटर्न 2024 में दिया है। बेस मेटल्स में इस साल के रिटर्न की बात करें तो एमसीएक्स जिंक ने 20%, एमसीएक्स कॉपर ने करीब 14% और एमसीएक्स एल्युमिनियम ने 15% तक का रिटर्न दिया है। वहीं एलएमई पर जिंक ने 14%, कॉपर ने 4% और एल्युमिनियम ने 7% का रिटर्न दिया है। लेकिन एनर्जी मार्केट में ब्रेंट क्रूड कमजोर रहा है, 3.5% की गिरावट इस साल दिखी है और नेचुरल गैस के लिए जोरदार साल रहा है, 70% की तेजी, और कल ही हमने देखा 20% तक की तेजी भी दिखी, क्योंकि रूस से सप्लाई को लेकर चिंता है, जिस तरह के तनाव है उसको लेकर चिंता है। साथ ही जनवरी मध्य तक वहां पर सामान्य से ज्यादा सर्दी का अनुमान यूएस में जताया गया है, उससे भी फायदा यहां पर मिल रहा है। तो एक सीजनल डिमांड की भी स्थिति बन रही है। लेकिन अब गोल्ड और सिल्वर को लेकर 2025 को लेकर ब्रोकरेज हाउसेस की क्या राय है वो आपको दिखा देते हैं कि 2025 में सोने की चाल कहां तक जा सकती है, कहां तक सोने का भाव टॉप लेवल तक जा सकता है। तो आपको खरीदना है गिरावट पे, करंट लेवल पे ना खरीदना है, ये सारे एक्सपर्ट्स की राय है। ये टॉप के टारगेट है, ये ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ा टारगेट पृथ्वी फिनमार्ट की तरफ से है 90,000 का। हमारे 30% ब्रोकरेज हाउस 85,000 का गोल्ड का टारगेट दे रहे हैं। केडिया कमोडिटी, कुबर्जी ग्रुप, निर्मल बंग 85,000। वहीं हमारे 20% से ज्यादा ब्रोकरेज हाउसेस, 30% से ज्यादा ब्रोकरेज हाउसेस को लगता है कि 83,000 तो सोना नए साल में पार कर ही जाएगा, और 82,000 के 20% ब्रोकरेज हाउस मानते हैं 82,000 का टारगेट, और 10% ब्रोकरेज हाउसेस ऐसे हैं जिनको लगता है कि सोना नए साल में 81,000 के ऊपर तक जा सकता है। तो यानी सारे बड़े ब्रोकरेज हाउसेस देश के गोल्ड पर बुलिश है। चांदी को लेकर भी हमने यही सवाल किया था कि चांदी में टॉप का लेवल क्या हो सकता है। हालांकि बॉटम काफी बड़ा है, कई सारे एक्सपर्ट्स ऐसे भी थे, उनको लगता है कि नीचे 80,000 के नीचे भी चांदी इस साल आएगी, 75,000 तक के भी नीचे का टारगेट दे रहे हैं। लेकिन टॉप का जो टारगेट है वो आपको दिखाते हैं। सबसे बड़ा टारगेट केडिया कमोडिटी, आज हमारे के गेस्ट भी हैं अजय जी, उनका टारगेट है 1,30,000 का, पृथ्वी फिनमार्ट का 1,20,000 का, एलकेपी सिक्योरिटीज का 1,20 का, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 1,25,000 के टारगेट दिए गए हैं। हालांकि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने वापस से 1,00,000 के ऊपर के टारगेट दिए हैं। लेकिन यहां पर 80% जो ब्रोकरेज हाउसेस थे जिनसे हमने राय ली थी, उनसे बात की थी, उनका कहना था कि 1,10,000 के ऊपर चांदी इस साल नए साल में 2025 में जरूर जाएगी। तो ये राय गोल्ड और सिल्वर को नए साल को लेकर आपने सुन लिया। अब चलिए अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी हैं, रिसर्च हेड भी हैं, और भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। केडिया जी, आप बताइए आपकी राय। हालांकि हमने दिखा दी है पोल, इसके पीछे ट्रिगर क्या है, 1 मिनट में बताइए। गोल्ड और सिल्वर में जो आपने इतने बड़े टारगेट दिए हैं उसके पीछे की वजह क्या है? नमस्कार विश्वमोहन जी, आपको और सभी टीम को और सभी व्यूवर्स को नव वर्ष की शुभकामनाएं। जिस ढंग से 2024 हमारे लिए काफी अच्छा रहा है, खास करके अगर सोने चांदी की अगर हम बात करें तो हम जैसे पिछले बार बात कर रहे थे कि चांदी 1,00,000, और बिल्कुल इस बार एग्जैक्टली 1,00,000 का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया। और ये साल की अगर रिटर्न्स की बात करें तो लगभग 20% आफ्टर ड्यूटी एडजस्टमेंट, अदरवाइज हम 28 से 30% की तेजी पे इस वक्त रहते थे चांदी में और सोने में। मुझे लगता है 2025 भी शानदार साल रहेगा, बिकॉज पहला चीज आप समझिए कि अब तक हम रेट कट नहीं देख पा रहे थे, बट 2024 एक ऐसा पीरियड रहा है जहां पे Q4 से हमने रेट कट देखा है जो 2025 में भी जाएगा। नो डाउट हॉकिश कमेंट हमने थोड़े बहुत आते हुए देखे फेड से, जहां पे 4 की बजाय 2 रेट कट होगी। लेकिन फिर भी आप ये पॉजिटिव साइड देखिए कि बैंक ऑफ इंग्लैंड, ईसीबी, सारे सेंट्रल बैंक अब ऑलमोस्ट रेट कट की तरफ आ गए, जो सोने और चांदी दोनों को बेनिफिट करेगा। वहीं दूसरी ओर जब रेट कट होता है तो इकोनॉमी में ग्रोथ दिखती है। चाइना अब तक अंडर परफॉर्मिंग रहा है, बट जिस ढंग से चाइना ने स्टिमुलस और रेट कट अनाउंसमेंट किया है सोलर में, इसका क्लीन एनर्जी में कंजम्पशन बढ़ेगा। डेफिसिट ये तीसरा साल होगा जहां पे कंसिस्टेंटली हम डेफिसिट देख रहे हैं। तो ये सारे कारण की वजह से चांदी एक प्रोमिनेंट प्लेयर रहेगी 2025 के अंदर। साथ में एक चीज और इसमें है कि आज
ईटीएफ के द्वारा लोगों में ज्यादा चहल पहल मच चुकी है, जहां पे लोग अब फाइनेंशियल प्रोडक्ट के तौर पे भी चांदी में निवेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी एक अपट्रेंड, इसको देखने के लिए गोल्ड सिल्वर रेशियो एक ऐसा इंडिकेटर रहता है जिससे हमें आइडिया लगता है कि सोना परफॉर्म करेगा कि चांदी, जो इस वक्त करीबन 90 के करीब है। पिछले 50 सालों में 90 के ऊपर बहुत ही रैरली ये टिकता है। कोविड के समय में 128 तक रेशियो चले गई थी, बट अब ये ड्रॉप ले रहा है। जो नीचे में मुझे लगता है 50 तक का भी अगर लेवल दिखता है, तो चांदी जो मैंने कहा है 31 तक का लेवल आराम से दिखा देगा। रुपए की गिरावट भी इसको सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी। तो मेरा मानना है कि सोने के मुकाबले चांदी 2025 के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ ज्यादा आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। आराम से आप लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए, 1,30,000 का लेवल दिखनी चाहिए साल भर में। ओके, तो 1,30,000 तक के भी टारगेट आपने दिए हैं और यहाँ से करीब करीब 40-45% की तेजी करंट लेवल से यहाँ पे केडिया जी को चांदी में लग रही है। हालांकि सोने में भी अच्छी तेजी लग रही है, 85,000 का टारगेट उनका पूरे साल के लिए है। भाविक पटेल, आपने जो गोल्ड के टारगेट दिए 7-8% की तेजी करंट लेवल से लगती है। हालांकि एंट्री आपने कहा होगा कि नीचे करना है, करंट लेवल पे एंट्री ना करें अगर लंबी अवधि के लिए खरीद रहे हैं आप। लेकिन चांदी में आप भी, हालांकि आपके टारगेट बाकी एक्सपर्ट्स के मुकाबले काफ़ी कम है, 1,06,000 का टारगेट आपकी तरफ से आया था चांदी का, लेकिन वो भी यहां से देखें तो करीब करीब 19-20% के आसपास का बैठता है करंट भाव से भी। लेकिन एंट्री कब करना है? अगर नए साल के लिए, पूरे साल के लिए खरीदना है इस टॉप लेवल के लिए, तो कहां पे एंट्री करनी चाहिए, गोल्ड में और सिल्वर दोनों में? गुड मॉर्निंग विश्वमणि। गुड मॉर्निंग देखिए सर। अभी भी क्योंकि जनवरी में ट्रम्प साहब आएंगे, पॉलिसी आएगी, तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में दोनों गोल्ड और सिल्वर में जो करेक्टिव फेज है वो कंटिन्यू रहेगा। आई थिंक अभी और थोड़ा वेट करना चाहिए। मुझे लग रहा है चांदी अराउंड 82 से 80,000 के बीच में बहुत अच्छी जोन होगी कि जहाँ पे बाय कर सकते हैं। और वहां से मुझे लग रहा है 2025 में एटलीस्ट 1,006 से 1,008 के बीच में आ सकती है, क्योंकि मेन जो ट्रिगर था वो चाइना का था। लास्ट 2024 में हमने देखा कि चाइनीज इकोनॉमी थी वो बहुत कमजोर थी, बट 2025 में जिस हिसाब से वो लोग स्टिमुलस देंगे, तो शायद वहां से उसकी वजह से जो उनकी थोड़ी इकोनॉमी होगी वो थोड़ी ओपन हो सकती है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ सकती है। हालांकि यूरोप और एशिया में अभी भी लग रहा है कि 2025 में इकोनॉमी है वो स्ट्रेंथन नहीं होगी। आई थिंक वापस से इन्फ्लेशन होगा, जिसकी वजह से चांदी में मुझे लग रहा है थोड़ा कंजर्वेटिव टारगेट है। गोल्ड में भी अगर देखें तो 2024 के बीच में एक्सपेक्टेड था कि 2025 में अच्छे खासे रेट कटाएंगे, जिसकी वजह से हमने बहुत तेजी गोल्ड में देखने को मिली। बट अभी वापस से अगर सेंटिमेंट देखें तो थोड़े डाल डाउन हो चुके हैं, और एक्सपेक्टेशन है कि फेड थोड़ा और ज्यादा हॉकिश रहेगा। बट उसके बावजूद भी जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से मुझे लग रहा है गोल्ड में एक जरूर से डिमांड रहेगी एज अ सेफ हेवन। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड में एटलीस्ट 87-86 तक के लेवल भी देख सकते हैं। बट गोल्ड में मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाय ना कीजिए, वेट कीजिए। अभी भी 74 से 73 के बीच में अगर आता है तो वहां से एक बार बाय कर सकते हैं। डेफिनेटली डबल डिजिट रिटर्न हम 2025 में देखने को मिल सकते हैं। 2024 के कंपैरेटिवली थोड़े कम रहेंगे, बट दोनों गोल्ड और सिल्वर में नेक्स्ट ईयर एटलीस्ट हाई हाई तो नहीं, बट एटलीस्ट डबल डिजिट रिटर्न जरूर से देखेंगे। लेकिन एंट्री काफी अहम होती है। केडिया जी, वन लाइनर जवाब दे दीजिए, गोल्ड में अगर एंट्री लेवल आप बता दे तो लोगों को आसानी होगी, कहां पर खरीदना चाहिए अगर पूरे साल के लिए, अगर वो नजरिया बनाकर चल रहे हैं, और चांदी में कहां पर एंट्री करना चाहिए? देखिए, दोनों ही काउंटर में मुझे बुलिशनेस लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से और ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, जो दोनों ही काउंटर काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं। एंट्री की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि 76,500 जो इस वक्त भाव चल रहा है, 76,500 इज गुड टू बाय। ऊपर में जैसे फेज मैनर में मार्केट चलेगा, एक साथ नहीं चलेगा। वहीं अगर चांदी की बात करें, मेरा एक्सपेक्टेशन 88,000 का ही है, बट कल हमने देखा प्राइसेस में थोड़ी बहुत फॉल बैक जरूर आई थी। बट आई थिंक जब हम थोड़े लंबा टारगेट लेके चलते हैं 30-40% का, तो आई थिंक फेवरेबल है कि यहाँ पे भी अगर आप 87-88 के जोन में लेके चलते हैं, फेज मैनर में लीजिए। बट करंट लेवल से भी अगर लेके चलते हैं तो गिवन टारगेट आपको फर्स्ट हाफ में ही मिल जाएगा। सेकंड हाफ मुझे लगता है थोड़ा बहुत करेक्टिव रह सकता है, बट फर्स्ट हाफ में ये टारगेट अच्छे रह रहे हैं। तो 87-88,000 इज गुड टू बाय फॉर सिल्वर। ये लॉन्ग टर्म व्यू आपको पूरा पता लग गया है, कहां पे एंट्री करनी है, टॉप के लेवल क्या है, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बता दिया, और बाकी एक्सपर्ट जो हमारे साथ नहीं हैं उनकी राय भी हमने आपके पास पहुंचा दी। चलिए आज के लिए जानते हैं, आज के लिए अगर आपको ट्रेड करना है तो केडिया जी फटाफट से गोल्ड और सिल्वर दोनों पर अपनी कॉल बता दें।
देखिए आज आज एक तरह का हॉलीडे मूड है मार्केट में, जिसकी वजह से बहुत बार क्या होता है वॉल्यूम्स कम रहते हैं। कल भी हमने स्पाइक आते हुए देखे, वो आज और कल रहेगा, तो संभल के ट्रेड करना है। बट आज की ट्रेड की भी बात करूं तो मुझे लगता है 76,200 एक अच्छा लेवल है, वहां पे गोल्ड बाय कीजिए। 75,900 का स्टॉप लॉस लगाइए। 76,600 से 700 तक का एक जंप मिल सकता है, बट वॉल्यूम बहुत कम है, इसलिए मिनिमम क्वांटिटी में कीजिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कीजिए। चांदी में भी कल की बड़ी गिरावट के बाद मार्केट कहीं ना कहीं 86,800 से 87,000 के बीच में सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। हायर साइड पे मुझे लगता है कि अगर मोमेंटम प्रॉपर रहा, कि वॉलिटिलिटी ज्यादा है, इसकी वजह से 88,400 तक के रेजिस्टेंट हम फेस करते हुए दिखेंगे। यहाँ पर केरिया जी की राय आ गई है, संभल के ट्रेड करें, कम वॉल्यूम में। यहाँ पर मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो जाता है, तो ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अगर रिस्क लेने की एपेटाइट ज़्यादा नहीं है तो बचे, अभी इन छुट्टियों के सीजन में बचना चाहिए, क्योंकि कम वॉल्यूम की वजह से वॉलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। आप बताइए भाविक जी, आपकी राय क्या है गोल्ड और सिल्वर के ट्रेडर्स के लिए? आज के लिए सिर्फ बताइएगा। देखिए आज मुझे भी लग रहा है कि गोल्ड में अगर थोड़े डिप मिलती है 76,180 के करीब, तो एक बार 76,000 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं 76,400 का। पर चांदी अगर हम देखें तो कल के गिरावट के बाद भी अभी भी देखें तो हायर साइड सस्टेन नहीं कर पा रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये वीकनेस है, तो चांदी में कंटिन्यू रह सकती है। तो चांदी मार्च जो है वो शॉर्ट कर सकते हैं 87,750 के करीब, 87,000 के टारगेट के लिए, और 88,200 का स्टॉप लॉस। पर दोनों में स्टॉप लॉस बना के रखें, क्योंकि जैसे कि इंडिया जी और आपने बताया वॉल्यूम कम है तो वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है। भाविक जी, क्रूड और नेचुरल गैस दोनों पर सिर्फ अपनी कॉल बता दीजिएगा, वक्त थोड़ा कम है, आगे और भी कमोडिटी पे चर्चा होनी है। तो क्रूड और नेचुरल गैस, क्योंकि कल बहुत जबरदस्त तेजी थी, आगे क्या लग रहा है? क्रूड में क्या करें, एनजी में क्या करें? ऑप्शंस में ट्रेड हो तो और भी बेहतर है। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि कच्चे तेल में लेके काम करना चाहिए। फ्यूचर के अंदर 6,080 पे लीजिए, 6200 तक का टारगेट रहेगा। ऑप्शन के अंदर 6100 का कॉल लीजिए, 130 पे 220 का टारगेट है। नेचुरल गैस में कल 17% की तेजी के बाद आज थोड़ा पुल बैक है, तो 338 के ड्रॉप पे लेके चलना चाहिए। लेकिन बेटर रहेगा कि आप 340 का अगर कॉल लेते हैं तो वो सेफ रहेगा, बिकॉज ऑफ वॉलिटिलिटी। 32 पे लीजिए, 45 का टारगेट रहेगा। तो ऑप्शंस के जरिए जाए तो ज़्यादा बेहतर है। 6100 की कॉल यहाँ पर क्रूड में खरीदने की केडिया जी की सलाह है, और 340 के स्ट्राइक की कॉल नेचुरल गैस की खरीदने की सलाह है। तो कॉल ऑप्शंस में ट्रेड करने की सलाह केडिया जी की तरफ से आ रही है। भाविक, आप अपनी कॉल बता दें क्रूड में और नेचुरल गैस में। देखिए नेचुरल गैस में वॉलेटिलिटी की वजह से मैं रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट आज के दिन ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट क्रूड ऑयल डेफिनेटली 6150 का जो कॉल है वो बाय कर सकते हैं अराउंड 126 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रहेगा 180 का। ओके, तो चलिए, क्रूड पर राय यहाँ पर आ गई है। ऑप्शन ट्रेड करना है, 6150 के स्ट्राइक की कॉल खरीदनी है, 180 का टारगेट प्रीमियम के लिए दे रहे हैं। एसएलवी नोट जरूर कर लीजिए। यहाँ पर से मेटल्स में बताइए क्या पसंद है आपको? देखिए पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो चाइना पे डिपेंडेंसी थी। कल भी हमने प्राइसेस में गिरावट देखी है। आज अगर हम इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिंक और एल्यूमिनियम, ये दोनों काउंटर पे नजर रखिए, बिकॉज यहाँ पे हम कंटिन्यू सपोर्ट देख रहे हैं। तो जिंक के अंदर 282 पे लीजिए, 280 का स्टॉप लॉस लगाइए, 285 का टारगेट रहेगा। एल्यूमिनियम भी 241 में लिया जा सकता है, 239 का स्टॉप लॉस रहेगा, 244 का टारगेट रहेगा। कॉपर रेंज बाउंड है, इसलिए वेट करेंगे, बट एल्यूमिनियम और जिंक दोनों काउंटर में हम लेके चल सकते हैं। कि आप बताइए भाविक, आपको क्या पसंद है मेटल्स में? आज अगर ट्रेड किसी को करना है तो क्या सलाह देंगे? मैं कॉपर में अगर थोड़ी डिप मिलती है 798 पे तो बाय के रिकमेंडेशन करूंगा 805 के टारगेट के लिए, और 794 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो चलिए, मैं पूरे ही नॉन एग्री मार्केट पर राय आ गई है। अब बात करते हैं पल्सेस की। हमारे साथ बिमल कोठारी हैं, चेयरमैन हैं आईपीजीए के। शुक्रिया बिमल जी, आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले एक क्लैरिटी मुझे चाहिए, रूस की एक्सपोर्ट ड्यूटी में जो कटौती की बात हो रही थी वो कितनी कटौती हुई है? क्योंकि कहीं जगह मिसकम्युनिकेशन हुआ है, 30% की बात हो रही थी। हालांकि ये कटौती कितनी हुई ये एक बार क्लियर कर दे, और उसका घरेलू बाजार पर पल्सेस की सप्लाई पर क्या असर होगा? धन्यवाद विश्व मोहन जी, आपने मुझे आमंत्रित किया शो पे। शुक्रिया देखिए सर। जो रूस वाला जो न्यूज आ रहा था येलो पीस पे, हम्म। वो थोड़ा मिसलीडिंग था, वो सही नहीं था। ये आईपीजीए ने संडे को ही न्यूज फ्लैश हुआ था, और हमने संडे को क्लेरिफिकेशन दे भी दिया था कि वो जो 30% की जो ड्यूटी की जो घटत की बात थी वो गलत थी। वो बेसिकली रसिया में जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है पीस पे, चिक पीस पे या लेंटिल्स पे, वो 4% से 7% वेरिएबल एक्सपोर्ट ड्यूटी थी, जो रूबल और डॉलर के एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता था। तो दिसंबर महीने में जो ड्यूटी थी वो 7% थी। रशियन गवर्नमेंट ने अभी 2025 के लिए 1 जनवरी से
उस ड्यूटी को फ्लैट कर दिया है, वो वेरिएबल नहीं रही है, उसको 5% कर दिया है। तो बेसिकली वो ड्यूटी 7% से घटकर, दिसंबर महीने के 7% से घटकर वो 5% हो गई है, तो 2% का फर्क पड़ा है। तो से 2% का फर्क पड़ा है सर, वो बात नोट हो गई। अब आउटलुक की बात करते हैं। 2025 में क्या लग रहा है? मेजर पल्सेस, चना, तुअर के दाम आपको किधर जाते दिख रहे हैं यहां से? देखिए, मैं समझता हूं कि जो सरकार ने ये दो येलो पीस का 2 महीने का जो एक्सटेंशन किया है, इससे दालों के अगर आप भाव देखेंगे, सभी दालों के भावों में बहुत दबाव है। अगर आप दालों के भाव देखें, खासकर तुअर और चने का, जिसका हमारा मेजर कंसर्न था, तुअर में जो भाव है अब लगभग एमएसपी के आसपास आ चुके हैं। मंडियों में भाव 80 रुपए के हैं। मंडियों में अच्छी अराइवल्स है। अभी कुछ 2-4-5-6 दिनों से कुछ बारिश की वजह से भी अराइवल कम हुई है, लेकिन हम देखेंगे कि अराइवल फिर से बढ़ने वाली है। तो चना, जो तुअर का जो हमारा अनुमान है, वो एमएसपी के आसपास आ जाएगा, या हो सकता है एमएसपी से नीचे भी आ जाए। चने का भाव जो है जनवरी शिपमेंट के ऑलरेडी 57-58 रुपीज में पोर्ट में मिल रहे हैं। तो वो भी आप देखिए, चना भी लगभग एमएसपी के आसपास आ चुका है। दूसरी दालों के अगर आप देखें, मसूर एमएसपी से 5-6 रुपए किलो नीचे बिक रही है। तो अगर आप देखें सभी दालों के भाव, अगर आप देखें जो पिछले साल हमें दालों के प्राइस का कंसर्न था, सारे सारे भाव जो है या तो एमएसपी के आसपास हैं या एमएसपी के आसपास और नीचे आ चुके हैं। तो मुझे, और जो सरकार ने ये जो येलो पीस का जो इंपोर्ट का जो एक्सटेंशन किया है, मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत अच्छा कदम था सरकार को, क्योंकि हमारे यहाँ इस बार मानसून भी अच्छा रहा है। हार्वेस्ट के आंकड़े जो हैं वो कोई ऐसे बुरे नहीं है कि जिसे हमें कंसर्न होने की जरूरत है। हमारे पास येलो पीस का पोर्ट पे 10 लाख टन का स्टॉक ऑलरेडी है। सरकार ने जो सितंबर महीने में 2 महीने के लिए फर्दर जो एक्सटेंड किया था, नवंबर दिसंबर के, हमारे कम से कम 4-5 लाख टन के उसके बिजनेस हो चुके हैं, और वो सारे माल अभी दिसंबर में हो रहा है, और वो जनवरी में अराइवल हो रहा है। तो लगभग 5 लाख टन माल और पहुंच जाएगा, तो हमारे पास 15 लाख टन येलो पीस की उपलब्धि होगी। तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार को ये कदम उठाना चाहिए था। हमारे पास दालों की सर, यानी 2025 में लग रहा है कि कंज्यूमर के लिए काफी अच्छा साल रहेगा, दाम यहाँ पे तेजी से नीचे आएंगे। मुझे नहीं लगता कि दालों में अभी कोई नेक्स्ट कुछ महीनों के लिए कोई वृद्धि की कोई ऐसा कोई कंसर्न है। और अगर हमारे क्रॉप अच्छे रहे, जैसा कि अभी सरकार ने कुछ आंकड़े दिए भी हैं, तो उससे नहीं लगता कि कोई कमी है। थोड़ी बहुत कमी होगी तो वो इम्पोर्ट, थोड़ा बहुत इम्पोर्ट तो हमारे यहाँ आ ही रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि उपलब्धता की कमी रहेगी इस बार। मैं नहीं समझता हूँ कि जो पिछले साल जो दालों में जो तेजी रही है वो इस साल रहेगी, वैसा देखने को नहीं मिला। मिलाकर 2025 तेज नहीं रहने वाला है। कंज्यूमर के लिहाज से काफी फेवरेबल रहेगा, लेकिन किसानों के लिए फेवरेबल रहेगा कि नहीं? दीपक पारिक जी भी है हमारे साथ, HNOIB के फाउंडर है। शुक्रिया दीपक जी, आपने वक्त दिया। आपके हिसाब से पल्सेस मार्केट को लेकर क्या आउटलुक है, किसानों के लिहाज से, कंज्यूमर्स के लिहाज से, और जो इंपोर्ट का जो रोल होगा वो मार्केट के डिमांड सप्लाई के सिनेरियो को कैसे बैलेंस आउट करेगा? पूरा ओवरऑल आउटलुक आपका क्या है 2025 का? थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। बिमल जी से मैं एग्री करता हूं कि जुलाई तक तो ये प्राइजेस हैं काफी वीक ही रहेंगे, यहाँ से कुछ ज्यादा तेजी नहीं दिखती है। और जैसे बिमल जी भी बोल रहे थे, हमारा भी ग्राउंड का असेसमेंट यही है कि फसल ठीक है। तुअर हम 34 से 35 लाख के आसपास की फसल देख रहे हैं। चना भी मेरे ख्याल से 94 लाख के आसपास इतनी इसका प्रोडक्शन दिख रहा है। तो चने के लिए थोड़ा अर्ली डेज है, लेकिन ओवरऑल सप्लाई साइड काफी डिसेंट रहने वाला है। प्राइजेस ऑलरेडी काफी करेक्ट हो चुके हैं, और जैसे जो सरकार ने जो येलो पीस वाला वो पेंडोरास बॉक्स जो खोला था 2023 के अंदर, उसके कारण हमने देखा है कि तुअर और चना सारा के सारा एमएसपी के आसपास है, और शायद दोनों की दोनों क्रॉप्स एमएसपी के नीचे भी जा सकती है। खासकर चना जब अराइवल होगा तो मुझे लगता है ये शायद एमएसपी को बीच करके नीचे जाएगा। तुअर भी करीब करीब उस स्थिति में आ गई है कि शायद ये एमएसपी के नीचे अभी 20-25-30 दिन के अंदर मंडियों में जाने नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि किसानों के लिए काफी नुकसान का सौदा रहेगा। खासकर अगर हम तुअर की बात करें, तुअर आना चालू हो गई है, और सरकार ने अभी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू करीब करीब 10 लाख टन की परचेसिंग की बाइक की। महाराष्ट्र भी इंक्लूड नहीं किया, गुजरात इंक्लूड नहीं किया, बाकी उन्होंने कुछ नंबर्स दिए हैं। तो मुझे लगता है अगर सरकार एग्रेसिवली बाइंग करती है तो ये एक सपोर्ट रहेगा। अदरवाइज तुअर यहाँ से और भी नीचे जा सकता है। जो हमने सोयाबीन में देखा कि सरकार ने बोला था, लेकिन इतना सफिशिएंट प्रोक्योरमेंट नहीं हो पाया। अगर यही चीज अगर तुअर में रहती है तो मुझे लगता है कि एक किसान के लिए डिस्करेजमेंट रहेगा। जहां तक चने है, चने की बात यह है कि मार्च तक अभी तक का टाइम है, तब तक बहुत कुछ मुझे लगता है 7 से 8 लाख टन करीब करीब हम अफ्रीका का चना यहाँ उतरते हुए देखेंगे, और उसके कारण प्राइस पे काफी प्रेशर रहेगा। जहां तक कंज्यूमर की बात है, कंज्यूमर को ये जो प्राइसेस गिरी है उसका फायदा मिला नहीं है।
आपसे हमने पिछली बार भी जब डिस्कशन किया था, आपको हमने कुछ नंबर्स डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के ही दिखाए थे कि रिटेल दाल के अंदर इतनी गिरावट नहीं है जितनी के रॉ मटेरियल में है। अगर तुअर 128 जून से आज 70 के आसपास आ गई है, लेकिन क्या तुअर दाल जो उस समय 170 के आसपास दिखाई जा रही थी, क्या वो 130 135 के ऊपर, मैं डिपार्टमेंट कंज्यूमर अफेयर के ट्रैक की बात कर रहा हूँ उससे, क्या आई है? तो ऐसा नहीं हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि कंज्यूमर को इतनी राहत मिली है प्राइस गिरने के बाद भी। जहां तक और आगे हम मुझे दिखा लगता है भी कि रहे हैं, हमने सरकार कंज्यूमर proactive मिनिस्ट्री की measures ले। वेबसाइट से ताज़ा भाव लिए हैं, जो औसत भाव है रिटेल के वो अभी भी यहाँ पर कम नहीं दिख रहे हैं, जबकि आप थोक भाव देखेंगे तो काफ़ी तेज़ी से नीचे आया, लेकिन उसका फ़ायदा अभी भी काफ़ी वक्त लग रहा है। हालांकि इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। एक सवाल दीपक जी, छोटा जवाब दीजिएगा। टीवी में हमें टाइम बाउंड शो रहता है, इस वजह से दिक्कत है, इसलिए हम बीच में टोकते भी हैं आप लोगों को। मेरा सवाल होगा कि सरकार की जो एमएसपी पॉलिसी है, क्या ये बफर के लिए कितनी इफेक्टिव होगी और कुछ चेंजेस की जरूरत है 2025 में? नहीं, सरकार को मुझे लगता है इसका भी अच्छा मौका है, जो भी हुआ उसके बाद एग्रेसिवली बाइंग करने का। मुझे लगता है 30 से 35 लाख टन का चने का बफर सरकार बड़ा इजीली बना सकती है, बनाना भी चाहिए। और करीब करीब 15 लाख टन का तुअर का बफर सरकार को इमीडिएटली बनाना चाहिए। उससे ही वो आगे जाके रिटेल की प्राइस को कंट्रोल कर सकती है। अदरवाइज सरकार के पास रिटेल प्राइस को कंट्रोल करने का कोई और मैकेनिज्म नहीं है। आपसे विमल जी, आपसे मेरा एक सवाल होगा, क्या बिगेस्ट चैलेंजेस आप देख रहे हैं पल्सेस सेक्टर के लिए जब हम 2025 में एंटर कर रहे हैं? देखिए विष्णु मोहन जी, जहाँ तक चैलेंजेस का सवाल है, मैंने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि उनके लिए अच्छा समय है, क्योंकि हमारे यहाँ भाव जो हैं होलसेल मार्केट में काफ़ी नीचे आ चुके हैं। रहा किसानों का सवाल, अगर मैंने पहले भी ये कहा है कि जो ये बार बार जो येलो पीच का जो इंपोर्ट का एक्सटेंशन हो रहा है, इससे हमारे किसान जरूर अफेक्टेड होंगे। क्योंकि देखिए, अगर सस्ती दालों के ऊपर हम निर्भर रहेंगे, अगर हम चाहते हैं कि दालें सस्ती रहे, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हम वैसा सिनेरियो देखें जो ऑयल से, जो एडिबल ऑयल्स में हुआ है। हमारे यहाँ 1995 में एडिबल ऑयल का इंपोर्ट शुरू हुआ था 5 लाख टन से, जो 15 मिलियन टन पहुंच चुका है, क्योंकि हम सस्ती एडिबल ऑयल को हम बढ़ावा दे रहे थे इंपोर्ट करके। तो दालों में भी वही स्थिति है। अगर आपके अभी अभी जो सरकार की जो इंपोर्ट की जो पॉलिसी है, खासकर येलो पीस को एक्सटेंड करने की, इससे ट्रेड तो आहत हुआ ही है, इससे मैं समझता हूँ कि किसान भी आहत हो गए। क्योंकि देखिए, हमारे सामने जो क्रॉप आ रही है चने की और मटर का तो उत्पादन जब जो हमारी रिपोर्ट मिल रही है, लगभग बहुत कम हो चुका है। इस साल अनुमान है कि जो 10 लाख टन हमारे यहाँ मटर का उत्पादन होता, वो से 3 लाख टन रह जाएगा। और चने का उत्पादन जो सरकार के अभी आंकड़े आए हैं कि 1% बुआई पिछले साल से ज्यादा हुई है। तो हमें देखना अभी इट इज टू अर्ली टू से कि कितना हमारे यहाँ उत्पादन होगा उसके, क्योंकि सामने कैसी होगी हमें देखना है। तो लेकिन ये जो प्राइसेज है, इनसे जरूर अगर सस्ते भाव रहे, किसानों को जो बढ़ावा है, जो हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा कदम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। तो सरकार को कंसीडर करना चाहिए। सिर्फ एक ही स्टेक होल्डर को नहीं देखना चाहिए, कंज्यूमर्स को, उनको ट्रेड को भी देखना चाहिए। यानी पूरे वैल्यू चेन को ध्यान रखना जरूरी है, किसानों के साथ साथ कंज्यूमर्स के साथ साथ कारोबारियों का भी ध्यान रखना जरूरी है। इंपोर्टर्स को जिस तरह से नुकसान इस बार हुआ है पीले मटर की वजह से, वो आगे सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। पूरे वैल्यू चेन को मजबूत करना चाहिए और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए आप लोगों की तरफ से। लेकिन ये साल 2025 जो नया साल होगा वो काफी बेहतरीन कंज्यूमर्स के लिहाज से रहने वाला है। शुक्रिया विमल जी आपका, दीपक जी आपका, नए साल की आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। वक्त कम है, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई। अजय केडिया जी और भाई पटेल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। आपको भी नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं।